आप देख रहे हैं रेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर जो असला छोड़ा है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। जो मालियत है इस असले की $7 बिलियन। क्या मामलात हैं, हम पर किस तरह असरअंदाज हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप क्या इस असले को वापस लेने का बंदोबस्त करेगा या नहीं करेगा? प्रोग्राम के एक हिस्से में हम एक अमेरिकन एनालिस्ट से बात कर रहे होंगे जो हमें अमेरिका से ज्वाइन करेंगी, लॉरी वेटकिंस। इस हिस्से को आपने यकीनन देखना है। अंग्रेज़ी में इंटरव्यू होगा लेकिन इसकी ट्रांसक्रिप्शन अवेलेबल होगी आपके लिए। हमने आज ये भी बात करनी है कि इमरान खान की जमात तमाम तर दावों के बावजूद आपको रेज़ा रेज़ा होती हुई नज़र आ रही है। वक्ती धचका है या इसके बाद भी कोई बड़ा मामला होने वाला है? फैसल वापडा में ज्वाइन कर रहे होंगे प्रोग्राम के एक हिस्से में। मेन स्टोरी बहरहाल हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन के हवाले से है, जिनके 3 नुमाइंदगान हमारे पास मौजूद हैं। आज उस कन्वेंशन से वज़ीर-ए-आज़म ने भी ख़िताब किया, आर्मी चीफ़ ने भी ख़िताब किया। जोश जज्बा हमने देखा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे लिए बड़े अहम हैं, लेकिन जो अहमियत इस मरतबा दी गई शायद वो गैर मामूली है। पहला कन्वेंशन है ये। तो हमारे पास 3 नुमाइंदे मौजूद हैं। गज़ाला हबीब साहिबा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अमेरिका चेयरपर्सन फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। उनके बराबर में समीना खान साहिबा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बरतानिया से इनका ताल्लुक़ है, टीवी जर्नलिस्ट हैं और चेयरपर्सन हैं कंजर्वेटिव मुस्लिम फोरम की। आपका भी बहुत शुक्रिया। और साजिद तारड़ साहब जो हमें अमेरिका से भी ज्वाइन करते रहते हैं, अब यहाँ पर मौजूद हैं, साबिक़ मुशीर डोनाल्ड ट्रंप। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो आप सबको बहुत मुबारक हो जी। आपको पाकिस्तान ने ऐसा समझा कि जैसे आप हमारे गेस्ट हैं, हालांकि आप गेस्ट नहीं हैं, आप तो हैं पाकिस्तानी। तो स्टार्टिंग विद यू, ये कन्वेंशन से आपको क्या नज़र आया है पाकिस्तान? कोई नया पर्सपेक्टिव आपको मिला या क्या बस उठक बैठक, अच्छी बातें, तारीफ़ें और उसके बाद इंसेंटिव्स जो आपके लिए अनाउंस किए गए? मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि पहली दफ़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इतनी अहमियत दी गई, वरना हमेशा जब आपको चाहिए होता है ज़र मुबादला तभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी याद आते हैं, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा वैसे याद आ रहे हैं आप। उसके बाद आप क्यों ये समझ रही हैं कि हमने वैसे ही आपको याद कर लिया? नहीं, मुझे ये लगा क्योंकि जो हमारे वहाँ पे इश्यूज़ होते हैं, हमारे पासपोर्ट से मुतालिक नादरा के इश्यूज़ और मुख्तलिफ जो दीगर महकमे हैं जो ओवरसीज़ हैं, जो मुश्किलात सफ़र करते हैं, एक छत के नीचे हमने डिस्कस किया फर्स्ट टाइम एवर। और वो सब जो महकमों के स्टॉल्स वहाँ पे मौजूद थे। और फिर जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की तो उन्होंने कहा कि कन्वेंशन हर साल होगा ताकि ओवरसीज़ की जो मुश्किलात हैं उनको सुना जाए और फिर वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पाकिस्तान की माशी इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए, उसके लिए भी एक ठोस लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। So, इन अ वे बहुत प्रोडक्टिव रहा आपकी नज़र में? मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि जब हमारे आर्मी चीफ ने, क्योंकि मैं कश्मीर की बेटी हूँ, चेयरपर्सन फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर हूँ, उन्होंने जिस अज़्म से बात की कि जो हमारा कश्मीर पे नैरेटिव है वही रहेगा और हम कश्मीरियों के साथ हैं, तो मेरा ख्याल में ये एक बहुत खुश आइन बात है। वैसे 35 साल से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, किसी आर्मी चीफ को मैंने अज़म के बगैर बात करते हुए नहीं सुना आज तक पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आपने सही कहा कि आज वाज अ रेयर ओकेजन जब आप, तो समीना साहब आप व्हाट्स योर टेक अवे? एक्नॉलेजमेंट, इंडोर्समेंट, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक कमिटमेंट। सो ये सिर्फ ज़र मुबादला से मुतालिक नहीं था। गो हेड। आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी कनेक्शन। हम लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो थे वो डिसकनेक्टेड फील कर रहे थे फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो बाकी जैसे आपने कहा कि अब भी हमने आपको ज़र मुबादला के लिए ही ख्याल ये है कोई बुरी बात नहीं है। हम कौन सा आपसे वो जो है गलत पैसे मंगवा रहे हैं, भिजवा रहे हैं, ये भी पैसे हैं, मेहनत के पैसे हैं पाकिस्तान। बिल्कुल चाहते हैं, ये भी हकीकत है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो आज के इस इवेंट के हवाले से वो है कनेक्शन, कि हमारा कनेक्शन हो गया है। लोग खुश हैं इस हवाले से और ये कनेक्शन बहाल रहना चाहिए। देखिए, ये हमारा घर है, हम अपने घर में, जैसे आपने सही बिल्कुल कहा कि हम यहाँ पे मेहमान नहीं है, ये तो हमारा अपना घर है। लेकिन उसके बावजूद हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब यहाँ आते हैं या वहाँ बैठे होते हैं तो बहुत से हमें प्रॉब्लम्स अपने मुल्क के हवाले से होते हैं। तो कम अज़ कम एटलीस्ट उन प्रॉब्लम्स को सुना गया। अब वो होता है नहीं होता ये वक्त बताएगा, लेकिन कम अज़ कम एक फोरम हमें मिला है और ये होना चाहिए। दैट वाज अ गुड नेटवर्किंग आपने यहाँ पर की। तो आपके लिए तो बहुत फेमिलियर टेरेन है, आप तो बहुत आते जाते हैं, राब्ते भी रहते हैं। तो इस मरतबा फिर क्या इजाफी चीज़ आपको नजर आई? देखिए, 2 चीज़ें मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा जब से ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन है, इतना मेगा स्टाइल का एक वेलकम किया जाना, जिस तरह एक वर्ड दिया गया स्टेट गेस्ट, इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार। और फिर उसके बाद आर्मी चीफ साहब का खिताब जो था, जिसमें ना सिर्फ फ्यूचर की बात की गई, ग्रोथ, मिनरल्स के बारे में बात की गई, उन्होंने इनडायरेक्टली कई बातें की कि हाउ पाकिस्तान आर्मी विल सेव पाकिस्तान।
तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैं समझता हूं कि हमारे दरमियान जो समझते थे, हमें जिस तरीके से आप इसको मुबालगा राय नहीं होगी कि एक पार्टी मुसलसल ओवरसीज पाकिस्तानी को ओन करने की, या वो अपना एक समझते हैं कि दे आर इन देयर पॉकेट, सो दैट वाज। अच्छा, आपने एक पार्टी क्यों कहें? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया ये है कि जी ओवरसीज पाकिस्तानीज में 10 में से 9 हमारी जेब में, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और 10 में से 9 हमारी जेब में ऐसे हैं कि हम उनको उल्टा सीधा जो भी कह दें उस पर यकीन कर लेंगे। तो आप पक्की असेसमेंट दीजिएगा, आपके ख्याल में वाकईतन ऐसे है, इतनी ही मांग है, इतनी ही पॉपुलैरिटी है? फिर बरतानिया के ऊपर भी हम आएंगे, वहां पर तो बहुत ज्यादा। तो अमेरिका में क्या आपको लगता है कि देखिए, जो एक सोच थी या ख्याल था इमरान खान के हवाले से नो करप्शन का, तो उस आइडिया को जो हम ओवरसीज हैं उन्होंने बहुत खूबी से बाय किया। वी लव दैट आइडिया कि नो करप्शन। लेकिन फिर साबित ये हुआ कि ऐसा नहीं था। जो उनकी ही टीम के बहुत ही सरकर्दा लोग थे वो करप्शन में बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व थे। इवन ओवरसीज में भी जो उनके नुमाइंदे हैं वो किस किस तरह से चीजें कर रहे हैं वो सबके सामने, फंड्स के हवाले से, केसेस के हवाले से। तो ये जो ये मालूमात सिंक इन की, या आपके ख्याल में अभी भी लोग तजब्जुब का शिकार हैं कि नहीं जी इनके साथ ज्यादती हो रही है, ये क्या? देखिए, जब बहुत सारे लोगों को नॉलेज है ही नहीं इन डेप्थ, क्योंकि मुझे आपको तो नहीं, लेकिन ये कि मुझ जैसे लोगों को जो टीवी पे नजर आता है, सोशल मीडिया पे, हम उस पर यकीन करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन डेप्थ रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि वाकई इस बात के पीछे क्या बात है, तो उनको जब पता चलता है तो उनकी कंफ्यूजन दूर होती है, या उनको जो एक अंधा अकीदा है या जो एक अंधी तकलीद है उससे निजात मिलती है, और फिर वो जज करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था। तो समीना साहब, अमूमी तासुर ये तब्दील हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो फिर भी हमें बताइएगा, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में खुली डिबेट करते हैं। क्योंकि देखें, उनकी मांग तो है ओवरसीज में, ये तो हम ना कहें कि मांग नहीं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनकी मांग बहुत है, लोगों में उनका एक हाइप है, और दिन ब दिन जैसे सिचुएशन यहाँ पर डेवलप होती है तो मेरे ख्याल में वहाँ पे लोग ज़्यादा बड़े क्रिटिकली इसको देख रहे होते हैं। तो ये तो डेफिनेटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाइप है। लेकिन जहाँ तक बात है ना सोशल मीडिया की, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर ऐसे बहुत से गुमराही की वजह से भी, और एक हमारा एक रुझान जो ये हो गया कि सोशल मीडिया पे जो खबर आती है उसका मनो-अन यकीन कर लेते हैं। तो ये इट इज़ प्लेइंग इट्स पार्ट। लेकिन जहाँ तक आपका क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है कि, लेकिन ये तब्दीली है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आपको टर्न अराउंड करना पड़ा। पहले आपने जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर से ये चल रहा है ना जी कि इमरान खान बड़ा ज़बरदस्त है और बाकी सारे तो बिल्कुल फारिग हैं। फिर बीच में आपने उनको और हाइप दिया 2014 के बाद। तो जब आप 14-15 साल एक बयानिया बनाते हैं, तो जो बच्चा ग्रेड 2 में था अब वो ए लेवल्स करके यूनिवर्सिटी में चला गया है, तो उसके जहन से निकाल सकते। लेकिन तब्दीली आपको महसूस हो रही है, आ रही है कि नहीं आ रही? यस, आई थिंक इट वाज इवेंचुअली आ रही है, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि जैसे आपने कहा कि इतना टाइम लगा, एक बयानिए को बनाया गया था, फिर उसको लोगों के जहनों में डाला गया। अब कैसे हम एक्सपेक्ट कर लें कि वो फ़ौरन से निकल जाएगा? और कुछ सिचुएशंस, कुछ मामलात ऐसे हैं कि अगर उसको ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, मेरा इस ख्याल है एज ए जर्नलिस्ट, डील किया जाए तो मेरे ख्याल में हालात ज़रा डिफरेंट होंगे। लेकिन कुछ जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, आप रिपोर्टर का और कॉलम निगार ज्यादा लग रही है मुझे, जो बैन सतूर बात कर रही है। अभी मैं वापस आता हूँ आपका, आपने मुझे अपना जो है एक नुक्ता दे दिया, मैं आई ड्वेल ऑन इट। आपने मुझे बहुत पहले एक प्रोग्राम में इसी स्टूडियो में बैठ के कहा था जी कि ये जो इनका तकिया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ये बिल्कुल फारिग हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात जो है अगर उसके पास लॉबिंग पावर है तो वो कम हो। हम चाहते हैं कि पार्टीज के पास लॉबिंग पावर हो। लॉबिंग पावर बहरहाल पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। लेकिन अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई बहुत ज्यादा इंडोर्स नहीं किया, सो इन अ वे आपकी फोरकास्ट दुरुस्त थी। देखिए, मैं 2015 से डोनाल्ड ट्रंप कैंप के साथ हूं और मुझे पता है कि व्हाट इज देयर माइंडसेट। तो ये यहाँ से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक बहाना तो सोचा जा सकता है। और ख़ासकर आजकल देखिए आप डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसीज़, द इंटायर वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू द रिकैलिब्रेशन प्रोसेस। और जो पुराने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो फार्मूलाज थे, दे आर गेटिंग टूथलेस, दे आर बिकमिंग यूजलेस। और इन सारे सिनेरियो के अंदर देखा जाए तो खान साहब के पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ज़रूरत होगी? उसकी ज़ीरो, नथिंग। और फिर आपका क्या ख्याल है कि अमेरिकन एम्बेसडर जो यहाँ बैठा है वो क्या कर रहा है? वो भी तो साइफर बना रहा है कि इसी बंदे ने एब्सोल्युटली नॉट के बाद फिर 55 जलसे, रजीम चेंज और फिर एंटी अमेरिकन सेगमेंट जो सेंटीमेंट थे
उनके ऊपर कैपिटल लॉबिंग तो बहुत की वहां पर। पैसा तो फिर जी लॉबिंग तो 127 आर्टिकल, मैं क्वेश्चन कल किसी चैनल में मैं पूछ रहा था कि आरिफ अलवी साहब का 3 मिनट के स्लॉट के लिए पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स दिए गए हैं, किसी को कोई नहीं बता। 127 आर्टिकल फ्री में थोड़ी किसी ने लिखे हैं। फ्री में तो नहीं इतना पैसा। तो मैंने अमेरिकन मीडिया के साथ काम किया, मुझे पता इसके, लेकिन लॉबिंग एफर्ट, लेकिन आपके ख्याल में बहुत ज्यादा करामत नहीं रही? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्यूट। उसकी वजह यह है कि लोग देख रहे हैं कि इज द तालिबान खान। अब देखें, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ही हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर तालिबान, ही इज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर टीटीपी। मैटर ऑफ फैक्ट, अमेरिका इज, पाकिस्तान इज बर्निंग ड्यू टू हिज मिस्टेक्स। जो टीटीपी के लोगों को लेकर आए, जिन लोगों को जेलों से निकाला गया, वो किसने किया था? ये इन्हीं का तोहफा है। मतलब वापस आते हैं इसी मामले के ऊपर, हम बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो नहीं देना चाहते क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बारे में। आपने मुश्किलात का जिक्र किया, तो अगर आपको मुश्किलात की तरजीहात की तरतीब देनी हो तो पहले 3 मुश्किलात क्या होंगी, ताकि हमारे प्रोग्राम के तवसत फिर ये मामला पहुंचे आगे? 3-4 मुश्किलात क्या आपको नजर आती हैं जो एड्रेस होनी चाहिए ओवरसीज पाकिस्तान? देखिए, अभी मैं डैलस से हमारा एक डेलीगेशन था, मेरे साथ एक थे, मैं उनका नाम लूँगी, अमीर मखानी। वो मखानी फाउंडेशन चला रहे हैं कराची में। उन्होंने एक मुफ्त वोकेशनल सेंटर बनाया है, एक छोटा सा मेडिकल कैंप भी बनाया है कि जहाँ पे वो मुफ्त इलाज करते हैं। उनको चैरिटी का जो बैंक अकाउंट है, स्टेट बैंक जो अप्रूव करती है, पिछले 2 साल से वो नहीं ले सके, तो वो लीगली पाकिस्तान अपने पैसे कैसे भेजेंगे? ठीक। और फिर उसके बाद हमें इश्यूज होते हैं कि अगर आपने तो बैंकिंग चैनल्स की सहूलियात जो हैं वो मुहैया होनी चाहिए, अमूमी बात है। इसके अलावा और बाकी सब चीजें बाद में, हमें वोट का राइट मिलना चाहिए। वोट का राइट जी, वोट का राइट तो आपको मिलना चाहिए। ये चाहती है कि हमारे वहाँ गलियों में भी खून खराब हो और प्रॉब्लम हमें, क्योंकि जब हम हर लिहाज से अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं, ख्याल करते हैं, तो हम फैसला साजी के अमल में शरीक नहीं। आपकी बात एक हद तक ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली आप एक ऐसे मुल्क में रहती हैं जहाँ पर हम लोग ज़रा मिनॉरिटी में हैं। यूके में आई थिंक 1.5 मिलियन लोग हैं हम, लेकिन उसके बावजूद हम वैसे ही बड़े फ़िरकों में बैठे हुए हैं, पोलिटिकली हमारी डिवीज़न है, तो उसके बावजूद इतना ग्रुपिंग है। तो अगर वोट का वो जो हो जाता है, विच इज़ देयर डिमांड, होना चाहिए, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उसकी वजह से हमारी जो तकसीम दर जो है ना मजीद ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, उसका लॉजिस्टिक्स भी है। मैं इन प्रिंसिपल तो एग्री करता हूँ, इन प्रिंसिपल इज फाइन, यस, इन प्रिंसिपल तो मैं एग्री करता हूँ। तो वोट का हक है और बैंकिंग, आप अगर आइडेंटिफाई करें तो क्या चैलेंजेस जिसको एड्रेस सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो हमें है, हम यूके में बसने वाले लोगों के लिए, वो है हमारा डायरेक्ट फ्लाइट PIA का जो बंद हुई। और बिलीव मी, मैं 2021 में पाकिस्तान आई थी और मैं इतने सालों में सिर्फ पाकिस्तान इसलिए नहीं आई कि डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, मुझे मजबूरी थी, फैमिली के लिए मुझे आना पड़ा, तो मैंने ये फ़्लाइट ली। ये इतना बड़ा इशू है कि मैं आपको बता नहीं सकती, ये डिस्कनेक्ट करें हमें मज़ीद पाकिस्तान से। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा इशू है हमारी जो काउंसिल सर्विसेज हैं, हमारी जो हाई कमीशन है, रसाई नहीं है लोगों की। लोगों को इतने इश्यूज होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा हाई स्टाफ बढ़ा दें, उनकी एफिशिएंसी बढ़ा दें, ऑनलाइन में बहुत सारा काम हो सकता है, डिजिटाइज कर दें, क्या करें? देयर इज, आप ऑनलाइन उन्होंने किया है। अभी जैसे हज के लिए पाकिस्तान का कोटा था और नहीं जा रहे बहुत पाकिस्तानी, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो उन्होंने कहा जी कि यूके के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के कोटे से अप्लाई कर। उन्होंने कहा जी आप पासपोर्ट लोगों, पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए। तो हमने अपने कोटे का भी ऐसा कहते ऐसी की तैसी कर दिया, और उस कोटे को भी इस्तेमाल नहीं किया। बिलीव करें कि सबसे बड़ा इशू ये हुआ कि वो लोग बैठते थे ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, विद इन सेकेंड्स वो सब चली जाती थी, और बाद में पता चला कि ऐसे एजेंट्स हैं जो 50-50 पाउंड लेके फिर अपॉइंटमेंट्स बेच रहे हैं। ये हाल है। इसमें मैंने एक प्रोग्राम भी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं हुआ। उन एजेंट्स की वजह से नेशनलिटी चेक करनी थी, अपने भाई बंदी निकले 2 का तो मुझे पता चला। सो अमेरिका के अंदर हालात काफ़ी तब्दील हो रहे हैं। अभी जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनके ऊपर उन्होंने रजिस्ट्रेशन का मुद्दा डाल दिया। बहुत सारे ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर जो नेशनल नहीं है, उनके लिए कोई आपको लगता है मुश्किलात बढ़ने वाली हैं क्या? क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा अमेरिका के अंदर ट्रंप पॉलिसी। देखिए, मेरी नज़र में इस ज़्यादा फेक मीडिया जो है उसके ऊपर इसको ज़्यादा एग्जैचुरेट कर रहा है। आज मैं सुबह किसी ने मुझसे पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इज एंटी इमिग्रेशन, तो मैंने 2 चीज़ें अर्ज की। अगर एंटी इमिग्रेशन होते तो वो $5 मिलियन का जो पैकेज उन्होंने गोल्ड कार्ड का दिया है वो ना देते। फिर उन्होंने खुद उनका अपनी स्टेटमेंट है कि हर स्टूडेंट जो ग्रेजुएट होगा उसको ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। बंदे उठा के बाहर फेंक दें। देखिए, देखिए मैं पकड़े अभी मेरे पास यूनिवर्सिटीज के लेटर्स के ढेर लगे हुए हैं जो खुद कह रहे हैं कि आप बंदों को पकड़ के ऐसे नहीं निकाल सकते। देखिए, 2 चीजें, आप स्टूडेंट वीजे पे जाएंगे और जाके आप अमेरिका के झंडे जलाएंगे और कहेंगे वी आर हमास,
This is not acceptable. I so agree. the reason, I agree. matter of fact, your green card, even that student visa is not a right, it's a privilege. And the thing is, even then the student, even then you are born there, you don't have any right to go there and start burning stuff. तो उनकी अपनी यूनिवर्सिटीज क्यों एतराज कर रही हैं? वो कह रही हैं तो स्टूडेंट लिबरल एकेडमिया जो है इस वक्त अगर जाती तौर पर पिछले आपके ख्याल में मुबालगा ज्यादा इसके अंदर परेशानी की बात नहीं है? दो चीजें हैं, देखिए मैं डेफिनेटली एज अ हार्डकोर कंजर्वेटिव माई सेल्फ, वी आर नॉट अगेंस्ट इमिग्रेशन, बट हम कहते हैं कि दीवार फलांग करना आओ, फ्रंट डोर से आओ, और आओ तो अमेरिकन वैल्यूज, अमेरिकन कल्चर के साथ एडजस्ट करके आओ। आज की छोटी सी मिसाल है, अफगानियों के बारे में बात हो रही है, देखिए जहाज़ों के जहाज भर के ले जाए गए बगैर किसी वेटिंग प्रोसेस के, तो अब उन लोगों को निकालना वहां से, देखें आप अगर अफगानी निकाल सकते हैं तो हम इस लोगों को निकाल सकते हैं जो कि क्रिमिनल। हम आपको कहते हैं अगर आप अफगानी निकाल सकते हो तो हम नहीं निकाल सकते। ये तो हमारा आर्गुमेंट है आपके साथ, आपने आर्गुमेंट पलटा दिया। सो आप कह रहे हैं कि मुबालगा इसके अंदर जाए। तो क्विक फायर, अब ये जो आज कन्वेंशन हुआ, जब ये अच्छा वाकया होता है और अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उसके बाद बड़ी एक खुशफहमी सी पैदा हो जाती है, तो आप इसको इंस्टीट्यूशनलाइज होता हुआ कैसे देखेंगे? क्या करना चाहिए ताकि ये हर साल हो और वो जो फासलों का जिनका आपने जिक्र किया, डिस्कनेक्ट हो, लॉजिस्टिकल हो, नजरियाती हो, वो दूर हो पाए? क्या करना चाहिए? कोई बॉडी बनानी चाहिए, कोई इसको बाकायदा इंस्टीट्यूशन की शक्ल देनी चाहिए? क्या मेरे ख्याल में OPF के साथ जो और हमारे कुछ इदारे हैं उनको मिल के काम करना चाहिए, क्योंकि मैटर ऑफ फैक्ट कि हमें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत बदइंतज़ामी भी थी। बहुत सारी चीज़ें जो लाइन अप होनी चाहिए थी वो नहीं थी, बावजूद इसके कि वो बहुत खुश दिली से हमें वेलकम कर रहे थे, लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है बहुत सारी जगहों पे। और कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि इसमें तसलसल हो, एक कंटिन्यूटी हो, ये नहीं कि जी एक साल कर दिया जोश में इकट्ठ कर लिया, स्पीचेस कर ली, उसके बाद फिर आप चले। और फिर एक बात जिसकी मुझे तकलीफ है वो मैं कहना चाहती हूँ कि हम हुकूमत पाकिस्तान के मेहमान थे, आपको कोई क्राइटेरिया भी बनाना चाहिए कि आप किस लेवल के मेहमान बुला रहे हैं। आप सोचने वाले, बोलने वाले, लिखने वाले बुला रहे, या आपका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी आ जाए? तो जैसे अकरबा परवरी जो है ना, जैसे होंगे वैसे ही आएंगे ना जी। अगर कुछ लिखने वाले आएंगे तो लिखने वाले आएंगे, हर किस्म के लोगों को बुलाना। वैसे में देखिए थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी, ये हर किस्म, देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना वो जैसा भी है उसका हक बनता है, क्योंकि वो भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है जितना एक पढ़ा लिखा कर रहा है और जितना एक मजदूर तबका, बल्कि वो ज़्यादा करता है, क्योंकि उसके सारा ख़ानदान पीछे, उसका एक ही मकसद है मैंने कमाना है और वापस भेजना है। सो वो ज़्यादा डिजर्व करता है। जहाँ तक आपकी बात है बदइंतज़ामी, मेरा ख्याल है इतने माशाल्लाह मतलब 1500 के करीब मैंने सुना है कि ओवरसीज आए हैं लोग आए, और उनका भी जगह देखें कि 3 टाइम्स प्राइसेस हैं इस वक्त एयरफेयर की, बिकॉज ऑफ ईस्टर वीकेंड, और उसके बावजूद लोग आए हैं। 3 दिन के लिए आई हूँ, क्योंकि तो आप सारा दिन के लिए ठहर जाए ना, बकरीद तक ठहर जाए। हमने तो आगे आप टिकट के पैसे पूरे करें। हमने 18 तारीख को यहाँ से वसी शाह को बुलाया, डैलस में मुशायरा रखा है टुवर्ड्स द एंड। सो व्हाट शुड बी डन? मेरे ख्याल में सबसे जो ज्यादा चीज मैं समझ रहा हूँ जो, और मैंने प्रपोज भी किया है कमर रजा साहब को, पहले तो सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि मैंने पहली दफा देखा कि किसी चेयरमैन को ओवरसीज टूर्स पे जाके लोगों को पर्सनली इनवाइट करके लाया गया। बहुत उन्होंने डोर टू डोर जाके कन्विंस। दूसरा उनका जो आप कह रहे थे तलत भाई, कि उनके जहन में एक आइडिया है कि किस तरीके से एडवाइजरी काउंसिल एक बनाई जाए। मैंने एक जो चीज प्रपोज की थी उनको, मैंने ये कहा था कि डायस्पोरा हमारा बाहर जाता रहेगा, डायस्पोरा की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए पाकिस्तान के अंदर वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए जाएं, जहां से बजाय लोग डंकियों से और कश्तियों में जाके डूबें, उससे बेहतर है कि जहाजों पे जाएं, जहाजों पे जाएं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है, और इस बदतरीन दौर का इल्ज़ाम वो किसी और पर नहीं धर सकते। मुस्तकबिल में उनके साथ क्या होने वाला है, हमारे पास सेनेटर फैसल वावडा मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं, और अमूमन इनके पास एक कैलेंडर ऑफ एक्टिविटी होता है। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो ज़रा क्विकली बताएं कि PTI के अंदर जो धड़ाबंदी है, इसकी बुनियादी वजह पुअर मैनेजमेंट है, कोई साजिश है, क्या है? बहुत शुक्रिया सर साहब। लेकिन सर साहब मैंने आपको 6-8 महीने पहले बता दिया था कि इसमें धड़ेबंदियाँ बनना शुरू हो जाएंगी और इतने टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़ों को संभालना ही मुश्किल हो जाएगा, रेत के उसके बंच की तरह बन जाएगी, पत्थर भी नहीं होगा, पत्थर तो फिर आप जमा कर लेते, रेजा हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि तगा दौड़ जो अब चल रही है वो MQM पाकिस्तान के ना PTI पाकिस्तान की तैयारी हो रही है, और उसमें जितने भी लोग आमने सामने नज़र आ रहे हैं, जैसे
प्रिंसिपली हमाद साहब को ट्वीट आ गया, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, वो बहुत जल्दी आपको मंजर आम पे नज़र आ जाएंगे, रूटीन में लाइफ आ जाएगी उनकी। तो ये उस पीटीआई पाकिस्तान के सिकंदर की तलाश और दौड़ है। तो उसका सिकंदर कौन बनता है तो आने वाला वक्त बताएगा। तो आप कह रहे हैं कि धड़ाबंदी जो है ये ठहर गई है, ये एक ढांचे का मसला बन गया, ऐसा नहीं है कि वक्ती है ये? नहीं, धड़ाबंदियां तो चलती रहेंगी, लेकिन अब जो रेस है, जो मेन 4-5-6 खिलाड़ी सामने, कौन बनेगा? उनमें से सिकंदर कौन होगा पीटीआई पाकिस्तान का? अच्छा, सिकंदर कौन होगा बता दें हमें। वो तो आगे बताऊंगा सर, आप जो बुलाएंगे नहीं आगे। नहीं बुलाएंगे ना, मैं इवेंट कैलेंडर का सिकंदर होगी, सिकंदरा होगी, ये भी एक बड़ी डिबेट है। चलिए ये बता दें, सिकंदर होगी, सिकंदरा होगी? सिकंदर ही होगा। सिकंदर ही होगा। अच्छा, जो बड़े इवेंट्स हैं, मैंने एक आपका और भी ट्वीट देखा जिसके अंदर आपने गिरफ्तारियों का जिक्र किया और डंडे का जिक्र किया। तो एक बस इससे ज़्यादा डंडा क्या चलेगा? काफ़ी डंडे पड़ रहे हैं उनको। देखिए तारिक साहब, आज हम जो कन्वेंशन थी उसके अंदर एक तो बहुत शिद्दत से नारेबाजी थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इन फेवर ऑफ चीफ, जो मैंने कभी नहीं सुनी, और उसकी हर बात पे लगबैक भी था और एक जोश और वलवला था। और अनफॉर्चुनेटली हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसा नहीं है। काश ये हमारा पॉलिटिकल लीडर भी होते। एनीवेज, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, तो चीफ तो बहुत ही कमांड और कंट्रोल में नजर है, चार्ज और इंचार्ज भी थे वो सारी चीज़ों के बैक ऑन ट्रैक पाकिस्तान को लाने के लिए। और एज अ टीम मेंबर आप करें मैं करूँ, फ़ायदा किसी को भी हो। सो नंबर वन, एक तो ये साइड थी। तो ये सिस्टम जो है आपके ख्याल में कदम जमा के खड़ा हुआ है, ट्रैक पे पाकिस्तान आ गया, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू ये कि जितनी पीटीआई की फंडिंग थी, क्योंकि मैं बैरून मुल्क से आ रहा हूँ 2-3 हफ्ते बाद, वो बंद हो गई है। और जो सबसे बड़ी फंडिंग करते थे अमेरिकन, वो आज इस कन्वेंशन के अंदर मौजूद थे। सो विच इज़ अ क्लियर साइन नॉट फॉर PMLN बट फॉर चीफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर आप आज तक पीटीआई की फंडिंग करते थे और आज आप सिवा सलार के पीछे आए खड़े हो गए, तो इसलिए खड़े हुए हैं कि पाकिस्तान को बैक ऑन ट्रैक ला रहे हैं। देखो, उनको तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनके जानने और मानने वाले और उनको सपोर्ट, वो फंडिंग करते हैं। आप कह रहे हैं अमेरिकी फंडिंग है ये? नहीं, अमेरिकन पाकिस्तानी जो थे, जो पहले पीटीआई को फंडिंग करते थे, उन्होंने वो फंडिंग रोक के वो आज कन्वेंशन का हिस्सा थे। मैं नाम नहीं लूंगा कि वो कंट्रोवर्सी ना बन जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ माइंड, हाँ 100%, ठीक है। वो तो मैंने ट्वीट कर दिया। दूसरा ये कि देखिए सर, 7 अप्रैल 2025 जो गुजर गई 4-5-6 दिन पहले, उसमें एक पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल आ गई है। जिन्होंने लानी थी उन्होंने ला के दे दी है। अब गवर्नमेंट सो गई है, उनको उठाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए बिरयानी की देग बन गई है और रायता भी तैयार है, अब आप अनाउंस करें जाकर, ठीक है। सो कट दिस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब वो अनाउंसमेंट हो जाती है, वो एक बड़ी चीज़ है। फिर इन कमिंग 2 वीक्स में ±2-3 डेज एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल रिवर्सल आ रहा है, ठीक है जी, विच इज़ ऑन द टेबल। मई का महीना आपने बहुत आपकी नज़र से बहुत देखना है, वो एक बहुत मुस्बत पहलू पाकिस्तान के लिए आ रहा है। और फिर मई में मैं आपको जून से पहले और खबर दूंगा, वो मतलब जून बजट से पहले छोटी मोटी टकपट हो गई। पीपल्स पार्टी की तरफ से मेरा एनालिसिस है, कुछ बार्गेन होगी, कुछ नेगोशिएशन होगी, जो चीज़ नहीं दी थी वो ले लेंगे उनसे, वो गवर्नमेंट से, वो चलता रहेगा। लेकिन उसमें भी क्या क्या कुछ फ़ायदेमंद पाकिस्तान के लिए चीज़ें आ रही हैं। तो इन सब का क्रेडिट आप पाकिस्तान के रोनाल्डो जो गोल कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए मुस्बत खबरें ला रहे हैं, वो चीफ है, उनका क्रेडिट बनता है तो उनको दें, और हम तो दे रहे हैं। हर दौर में आप चीफ को ही वैसे क्रेडिट मैंने पहले किसी दौर में चीफ को क्रेडिट नहीं दिया। मैं फौज को हमेशा क्रेडिट देता हूँ, आई एम नॉट शाइंग अवे। लेकिन इस चीफ की एक काबिलियत है, एक होता है चीफ जो अच्छा चीफ होता है और एक होता है काबिल चीफ। तो ये काबिल चीफ, अगर काबिल चीफ की काबिलियत से फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, मुझे आपको फ़ायदा हो रहा है। रिकॉर्ड रेमिटेंसेस, औरंगजेब साहब की शक्ल ले लें तो ज़रूर आपको स्टैब्लिशमेंट नजर आएगी। करंट अकाउंट डेफिसिट, स्मगलिंग, डॉलर की रोकथाम, टेररिज्म को एड्रेस करना, बलूचिस्तान को एड्रेस करके उसको मंतकी अंजाम में पहुँचाना, माइंस एंड मिनरल्स, कॉपर निकालना, माइन ये तकड़ दौड़ हो रही है केपी की गवर्नमेंट की, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, ठीक है। सो इन सब का बाप भी नहीं रोक सकता, ठीक है जी। मैं तो 26 तरह से बड़ा क्लियर हूँ। अब आप उसको मुझे कहें डेमोक्रेटिक वर्ड्स में मैं जमहूरी पसंद होकर बात कर लूँगा तो मैं वो भी घुमाना सीख गया। इमरान कह मेरी मंजूरी से होगा, ऐसे नहीं होने लगा। सर देखिए, मंजूरी रखें अपने घर के अंदर। अगर आप आवाम के दिलों में राज करते हो, जाके आवाम के दिलों में जाके हुकूमत करें। अभी तक कुछ ना मिला है ना मिलेगा, ठीक है। तो आपके कार्ड सारे उल्टे हो गए। आप ट्रम्प कार्ड लेके चल रहे थे, वो भी उल्टा हो गया। और जो आप ये खबरें देख रहे हैं, कांग्रेसमैन आए, ये आए, वो है, ये तो वो खबरें आप डिस्कस करें जो मंजर आम पे आ चुकी हैं। इसके पसे पर्दा भी तो बहुत सारी खबरें जो अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए, वो तो आहिस्ता आहिस्ता आएंगी ना। तो वो भी पाइपलाइन में, मैं आपको वक्त से पहले बता रहा हूँ और बताता रहूँगा इंशाल्लाह, और अभी तक ठीक रहा हूँ। अभी आपको लगता है कि ट्रेजेक्ट्री के अंदर कोई बल फेर नहीं है, निज़ाम ऐसे ही चल रहा है,
चीफ जो है वो एक सेंट्रल फिगर हैं, हुकूमत उनकी बेनिफिशरी है 100%। लेकिन चैलेंजेस भी तो बहुत सारे हैं 100%। बलूचिस्तान के अंदर चैलेंजेस आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी का चैलेंज आप देखें, माना कि आज हमारी रेटिंग इंप्रूव हुई है, फिच की रिपोर्ट आ गई, बिल्कुल फिच की रिपोर्ट आई है, लेकिन हमने माजी में भी देखा ये अप एंड डाउन आता है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो है वो मौजूद है और वो ये है कि सियासी तौर पर आपको एक बहुत बड़े सेंटीमेंट का सामना है जो समझता है कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है। देखिए तारिक साहब, अगर आप मुझसे डेमोक्रेटिक सिस्टम या जमहूरी पसंद लोगों की बात करेंगे तो इस सारी पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरी लाशें हैं, वो भी एक्सपायर्ड है। तो ये तो मातम हम पीटते रहे हैं, पीट रहे हैं और पीटते रहेंगे। अब अगर उस आपको खड़े होने की ताकत नहीं थी और स्केटबोर्ड नीचे लग गए और आप चलना शुरू हो गए तो ठीक है, हमें तो पाकिस्तान की उठान से मतलब होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी भी तो होना चाहिए ना। सस्टेनेबिलिटी तो कैसे आएगी सर? जिन्होंने पाकिस्तान का भट्टा बिठाया वही जमहूरी ताकतें, जमहूरी पार्टियां आज भी मौजूद हैं और वही निज़ाम जो एक्सपायर्ड हो चुका है, लाशें हैं, बदबूदार लाशें हैं, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करें? उन्होंने पिछले 50 साल में हमें क्या दिया? पार्टियों से आप सेंटर बने हैं, कमाल बात है। सब देखते हैं। अगर आपको आज सुनना है तो आप सुन लें। बस अगर आप अगर चाहते हैं कि मैं सेनेटर कैसे बना, मैं आपको बताया था। अगर आप समझते हैं कि मुझे पीपल्स पार्टी की मेहरबानी या एमकेएम की मेहरबानी से मैं सेनेटर बना, गुड लक टू यू, ठीक है। अगर आपको लगता है मैं पैसे देके सेनेटरशिप लिए, गुड लक टू यू। अगर आपको लगता है एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे बनाया तो गुड लक टू यू। मैं तो बन गया हूँ सेनेटर। अब मैं किस तरह बनाऊँ इज अ क्वेश्चन मार्क। आप ढूंढते रहे, मुझे तो दो नुकते नहीं उठाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता सर। देखिए मैंने तो जमहूरी अंदाज से कहा कि उन्हीं जमातों के जरिए ही आप बने। देखिए सर, गेम है ना। देखिए सर, मेरी बात है, मेरी जमहूरी निज़ाम के तहत जो मैं सेनेटर इलेक्ट हूँ, मेरा ना 47 है ना मेरा आरटीएस बैठा है, मेरे पक्के वोट है, ठीक है सर। तो उन्हीं बदबूदार लाशों के वोट हैं। देखिए मेरी बात है, उस बदबूदार लाशों का हिस्सा मैं भी अनफॉर्चुनेट मैं कह रहा हूँ ना कि जो चीफ आज कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, काश मेरे मुल्क की जमहूरियत के अंदर इस किस्म का लीडर होता। अब नहीं है, तो अब जो कर रहा है लीड या सेंटर पॉइंट बना हुआ है या रोनाल्डो की तरह गोल कर रहा है तो मैं उसकी तारीफ तो करूंगा या उसको भी गालियां दूंगा। इतनी चीफ परस्ती से चीफ परस्ती तो है। आप अच्छा लगे बुरा लगे, हम अच्छी बात है, मैं तो ऑब्जर्वेशन आपको दे रहा हूँ। सो आप अच्छा, फिर इस जमहूरी निज़ाम का क्या मुस्तकबिल है? अगर ये सेंटर जो है, अगर रोनाल्डो है तो रोनाल्डो के सामने तो और कोई प्लेयर ठहरता नहीं। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट कर लेना। तो बाकी निज़ाम को आप कैसे ग्रेड क्या देखते? देखिए मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब एक स्मार्ट आदमी, मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ क्योंकि आज उन्होंने भी उनकी बहुत ज़्यादा एंडोर्समेंट की, विच इज़ वेरी गुड। और अगर उनको भी एक ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पे बैठ के टेक ऑफ करता हुआ जहाज़ नज़र आ रहा है, व्हाई नॉट? अगर मेरा बंदा ड्राइवर मुझे लाहौर पहुंचा दे 150 की स्पीड में और कोई वायलेशन भी ना हो, लीगली मैं कवर्ड भी हूँ और मैं मरूँ भी ना, तो मैं तो उसकी तारीफ करूँगा। सो इफ समबडी इज लीडिंग फ्रॉम द फंड फॉर पाकिस्तान, वी शुड अप्रिशिएट। तो मैं मेरी जो ने किया, आज ने बहुत तारीफ भी की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस निज़ाम को फिर आप क्या कहेंगे कि जो फौज के सरबराह की काबिलियत के मरहून मिन्नत है? देखिए ये इस कॉफी के ऊपर लिखा है एस्टैब्लिश्ड 1965, जो एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी है, इसको चलने दें ऐसे। हर चीज़ में EST लगा दें तो चीज़ें चलती रहेंगी, ऐसे चीज़ें। और जो चीफ ने आज कहा है, मैंने तो उसको बुलडोज का नाम दिया था, लेकिन चीफ ने अपनी तकरीर शुरू करने में कहा कि आप जितने पाकिस्तान में हर्डल्स लाएंगे हम उसको ब्लास्ट करेंगे। तो ब्लास्ट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। तो ब्लास्ट आप तभी करने की पोजीशन में जब आप कमांड और कंट्रोल आपके हाथ में हो और आपके पास एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन हो। तो वो प्लान ऑफ एक्शन उनका मौजूद है। और 1500 उन्होंने वर्ड यूज़ किया, 1500 से 1800 लोग ना पाकिस्तान का कोई हिस्सा ले सकते हैं, ना कोई जुर्रत कर सकता है। तो वी आर सेफ एंड साउंड। तो हम उसको अप्रिशिएट करना क्यों ना करें? हम ये क्यों कहें कि ये जमहूरी ढांचा जो है वो जमहूरियत की बेसिस पे खड़ा हुआ है? नहीं खड़ा हुआ। ये पहले भी RTS बैठा था 2018 में, PTI जब जीती थी उससे पहले भी घपला हुआ था, आज भी घपला है और आगे भी घपला होगा। कम होता जाएगा, लेकिन जब 100 साल की हमारी डेमोक्रेसी हो जाएगी तो इवॉल्व हो जाएगा। तो फिर आप डेमोक्रेसी बात करेंगे, लेकिन इन डेमोक्रेटिक लोगों के साथ जो बीड़ी पीने वाले थे, जिनके पैरों के नीचे चप्पल नहीं थी, वो खरबोपति हैं इन डॉलर्स। वो कहाँ से आए? वो इसी मुल्क के निज़ाम को, इस मुल्क में सड़कें नहीं बना सके, इस मुल्क में नौकरियाँ नहीं दे सके, इस मुल्क में एजुकेशन नहीं दे सके, अस्पताल नहीं दे सके, बच्चों को नंगे पैर रखा हुआ है। हर चीज़ का, जिधर बाड़े के अंदर गाय भैंसों को स्कूल के कॉलेज के अंदर बांधा जाता है, इस मुल्क के अंदर हर चीज़ क्राइसिस है। इस मुल्क के अंदर पोल है, लाइट नहीं है, इस मुल्क में चूल्हा है, गैस नहीं है। इस मुल्क के मसाइल किसने दिए? मेरे बाप ने दिए, ये जमहूरी लोगों ने दिए ना। अगर ये इतने अच्छे होते जो आज अच्छी सब तस्वीरें पढ़ रहे हैं, तो भाई इसका क्रेडिट है उसको कहो मैं आज तले साहब आपके शो में बैठा हूँ, इसका मेरे ऊपर थोड़ी कोई क्रेडिट जाएगा, इसकी रेटिंग मुझे थोड़ी मिल जाएगी। आपका क्रेडिबल चैनल था, आप क्रेडिबल आदमी थे, आपने मुझे बुलाया तो मेरी रिकग्निशन होगी। जिसने RTS बिठाया, जिसने ये सारे पहले भी बैठता रहा है ना, और जिन्होंने भी बिठाया तो उनको कोई दोष नहीं है, उनको कोई सर मेरी बात से उनको आप दोष देंगे
तो फिर ये खुदा ना खासा मुल्क के हाथ से निकल जाएगा। बड़ी मैं सिंपल मेरी क्लैरिटी है सर, मैं ना बातें मिन्स करता हूँ, ना मुझे डेमोक्रेटिक बातें करनी आती है। मैं तो सीधी बात करता हूँ सर, अच्छी लगे बुरी लगे। मैंने आपको कहा था 26 तरमीम होगी, ठोक बजा के होगी, डिग्गी में बिठा के होगी, लिटा के होगी, कॉफ़ी पिला के होगी, प्यार करके होगी, हुई। बिल भी ऐसी पास होगा और अगली तरमीम भी ऐसी आएगी 27वीं और ऐसी पास होगी। आपने चलाना है मुल्क, चलाएं। जिनको दिलों में राज करना है, जिनकी पॉपुलैरिटी है खान साहब की, उनके दिलों में जाकर हुकूमत करें। ना वो दिल वाले तो रोड पे निकल रहे हैं, ना वो फंड दे रहे हैं, ना वो एहतजाज करें। उनको अच्छी मिल रही है, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। सब कह रहे हैं ठीक है, हमें मतलब नहीं, तलत साहब हो, फैसल हो, ये हो, अक्टरों हो, पटामोट, बी हो, सी हो, जो भी करके देते हमें करके देते हमारा काम। बिल्कुल, हम कौम नहीं है, हम हजूम है। हम मोटरसाइकिल वाला गिराव देखते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, उसको अस्पताल नहीं पहुंचाते। दिस इज व्हाट पाकिस्तान है। हजूम बनाने में साहब ने असर डाला। अब आप क्विकली, इमरान खान कितने अरसा जेल में रहेंगे? अभी तो सर मुझे वो जेल में ही नज़र आ रहे हैं। और जब तक वो ये जो इनके क्या वर्ड यूज़ करते हैं, जो आप इससे पहले कभी आपने सोच के वर्ड यूज़ किया जो मुंह में आता है कह देना? नहीं सर, मैं वो वर्ड भूल गया हूँ। ये जो लोग हैं ये साइकोपैथ हैं, जिनके हवाले कर दिया उन्होंने, नफसियाती लोग हैं जिनके हवाले उन्होंने पार्टी कर दी है और तबाही की डगर पे जा रहे हैं और तबाही की डगर पे चलते चले जा रहे हैं और इतनी दूर चले गए हैं कि अब वापसी मुश्किल होगी। और ये सिकंदर की खेल है। कोई आगे कह रहा है मुझे मैंडेट मिल गया कि फौज से बात कर लो, वो उन्होंने आज खुद ही रद्द कर दिया कि मैंने किसी को भी मैंडेट दिया। सब एक्सपोज हैं। ये जो मैंडेट क्लेम करने वाले लोग हैं जिनको आप लोग इंटरव्यू कर रहे थे, आप से मतलब मीडिया इनको इंटरव्यू कर रहा था, ये वही लोग थे जो पहले इसी फौज इसीलिए लोगों के ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे, धाड़े मार मार के पीट के बातें कर रहे थे। तो या एक आप अच्छे हैं या बुरे हैं, या आप बहुत बुरे हैं। ये नहीं हो सकता जब मुझे पसंद आए मैं अच्छा कर दूं, जब चाहे मैं बुरा कर दूं। अब ये बकबक बंद होनी चाहिए, बकवास बंद होनी चाहिए। तो इन लोगों की मौजूदगी में इमरान खान बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं आपको? सर आज जो आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंस सारी पॉलिटिकल पार्टियों का, सूटी साथी को कह रहे हैं फितना पार्टी है, ये कैसे कॉन्फिडेंस आया? क्योंकि किसी ने उनको पाकिस्तान ट्रैक पर लाके दे दिया ना। इससे पहले तो कांपते थे ये बात करते हुए। फर्क है ना सर, चीज़ें चेंज हो रही हैं। आप टू लीव इट देयर। प्रोग्राम हमारा जारी। आइए नाज़रीन, अब एक अहम मुद्दे की बात करते हैं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में एक बड़ा मुफस्सल मजमून आया जिसके अंदर बताया गया कि दहशत गर्दों ने अमरीकी असला जो अमरीकी छोड़ गए थे अफ़गानिस्तान के अंदर कैसे इस्तेमाल करना शुरू किया है पाकिस्तान की फोर्सेस के ख़िलाफ़। इस असले की अगर आप मालियत देखें तो $7 बिलियन के करीब असला अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर झोंका और उसके बाद छोड़ के चले गए और दुनिया का जदीद तरीन असला है। अब ये हत्थे चढ़ा हुआ है दहशत गर्दों के, उन इंतहा पसंद तंजीमों के जो अफ़गानिस्तान के अंदर से ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अफ़गानिस्तान के अंदर जो हुकूमत मौजूद है उसको इस चीज़ को रोकना चाहिए था लेकिन नहीं रोक पा रही। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने बड़े वाज़ेह अंदाज से बताया कि पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। अब हमारे पास एक अमेरिकन एक्सपर्ट मौजूद हैं, लॉरी Watkins. She is an expert in these matters and she is joining us via Zoom from the States. Thank you very much for being with us, madam. Thank you for having me. Just quickly, your reflections on this article, because we are on the receiving end of it, and obviously we get to speak to officials here, and they tell us all about the new surge and the new surge which is driven by this equipment that was made in the USA but left over in Afghanistan, and now terrorists are using it. How big an advantage can it be for groups such as the ones that are attacking Pakistan and also creating mayhem here? Well, greetings to your viewers, and thank you for having me on your program. Well, the entire withdrawal by the Biden administration was, most call it an absolute failure. And I did work on the receiving end of receiving Afghan evacuees that we had transported on those C-17, C-30s into the United States. There are still, before I get into your questions, there are still thousands of SIV green card holders that deserve to come to the United States, that gave intelligence, that served in the military alongside our U.S. Men and women in service, that they provided intelligence to, like I said, put their lives on the line, their families, etc., where it is absolutely unsafe for them to have remained in country. That is first and foremost, I will say, that is an ongoing effort with advocates working every single day here in the United States to get those people here to the United States. With that said, we are very aware that everything left behind, including human beings, as well as the collateral, as well as weaponry, as well as machinery, weapons, airplanes, aviation tools, etc.,
that those remain, that the United States military did not remove all of those. That I will now transition into the Trump administration. The Trump administration has made it very clear that they don't intend to put any priority or focus on that part of the region in Afghanistan. And that is extremely concerning to our allies as well as the adversaries in the region, who know that this is just now a hotbed for terrorist organizations to thrive, and leading into your question, to use the weaponry that was left behind, because they can find ways to use it, and they have begun to use that against the Pakistani military and defense forces, which is causing quite a problem. I understand also that they want the United States and President Trump to acknowledge this, to make some kind of a negotiation, to even have a seat at the table to start to talk about whether or not they will support removing these weapons, so further damage and threats, not just to the national security and domestic security of Pakistan, but again to the entire region, and that it behooves our own national security here in the United States. Unfortunately, the president is very focused on this America First policy and agenda that he has, where he's offering this scorched earth approach to not just the United States adversaries, but our own allies, treating them as I have never seen in my lifetime, in over 22 years of working in this space and international affairs, etc., seeing diplomatic and diplomacy just completely pushed to the side, stomped on, if you will. I can assure you, relationships neither have we seen this kind of a scene from outside. U.S.-Pakistan ties have been very deep, up and down included. So obviously we have a very keen eye on what's happening inside the U.S. and we're just as baffled as you are, who has a ringside view of it. But back to your take on Trump administration. Trump administration did raise the issue of the leftover weapons. In fact, it was in February that in a cabinet meeting, this was raised by President Trump himself. It is from then onwards that the debate in Pakistan has also started, that perhaps the U.S., while it kind of rolls back its foreign policy footprint and, turns its traditional ties upside down, may have a special interest in getting these weapons back. What's your assessment of that? Well, you're exactly right. Only if Donald Trump finds that it is an asset, or that it would benefit him in some way, or as it equals the United States. But it's really about Donald Trump and whether or not he thinks that there's any value to these weapons. If he does, then he would be more inclined and put muscle behind this priority to either have his special envoys get involved, Secretary of State Marco Rubio, etc., to get involved in these efforts to bring those weapons back. But that, I think, is a very important question that the Pakistanis need to be raising at first and foremost, is what is going to yes, we want you to remove them, but who is then going to be given the weapons? Whose hands are they then going to be put into? Will it be more beneficial to the Pakistanis, the people and entity that the United States has in mind, or that they're willing to negotiate? That should be concerning to the Pakistanis, is whose hands will they now get into? That's a question that I turn back over to you all. I think that's a central question. Another way to probably address the same concern as to where the weapons ought to go and who is to collect them and who is to receive them is to perhaps put some responsibility and pressure on the government inside Afghanistan. Of course, the U.S. doesn't recognize it, neither does Pakistan, but the world continues to engage with them. And the U.S. Continues to send funds across as well. The government was supposed to be a custodian of these weapons. They were given these weapons, or they inherited these weapons, or they got hold of these weapons. Whatever the case might have been, the ground reality is that they were supposed to look after these weapons. But somehow, through the maze of Afghanistan's tough terrain, these weapons continue to find their way into the hands of terrorists. Perhaps one way to handle it is to put more pressure on the Taliban regime. What's your take?
Well, yes, I have noticed that the Trump administration has kind of had a hands-off approach when it comes to the Taliban. Now, that's different than how they're negotiating or using Israel as a proxy to deal with Hamas, etc., and go after those terrorist groups or the Houthis. But we've seen a different tone when it comes to the Taliban. And that goes back to they were at the negotiating table, remember, when it was even decided about the withdrawal from Afghanistan, when Joe Biden carried out a Trump policy. Now, I acknowledge the way that that was handled was not at all ideal, and we are still dealing with the ramifications of that Biden withdrawal. But that policy was put into place by Donald Trump. So we have to remember that and not forget about his attitude and policy then and what that could mean for now. Yes, if he's willing to try to work as an ally and remind the people that the United States and Pakistan have once been trusted partners as far as national security and technology and international cultural exchange, etc., and that they are not the slaves to the United States as has been a sentiment, since 2020. And the withdrawal, I understand that very, very deeply, that is a concern, and the temperature and tone of most of the people there. And there are people that are using that animosity and feeling towards the United States to amplify their own message within your country. And that is understandable to some extent as well. But we see when there is no leadership, that authoritarianism wins. And so I will just go back to, if Donald Trump finds that this is a benefit to him and that he sees the value in any of this, I think that he'll move forward. But he's always going to be about a deal. And who's sitting at the table is the biggest question. Will it be members of the Taliban? Will it be the Pakistani military, police, defense forces, etc.? Will it be other terrorist organizations or their proxies? That is one of the most important questions that those of us who analyze this and are practitioners of this are focused on. Thank you so very much for being with us. The operative word in your assessment is if. And this if is as big as the Himalayas. So let's see if the if translates into some sort of a hands-on approach, because we are dealing with a pretty grim situation here. Again, thanks a lot for joining us. नाज़रीन, हमारी तरफ से ये कुछ इजाज़त चाहते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.